हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर में हमने आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट किया और उससे पहले एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया। अब हम लोग एक जो लास्ट वेलोसिटी बच गया जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या अधिकतम प्रसंभाव्य वेग, वो कैलकुलेट करेंगे। वो क्या है देखिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अधिकतम प्रसंभाव्य वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या मतलब है इसका मतलब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम लोग कर्व बनाते थे, ये dnc/dc वाला इस तरीके से मिला था। ये टच नहीं होता है नीचे, ये टच नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके टच होता है, मतलब कभी नहीं होता, इसका मतलब ये है। देखो, इसमें अधिकतम वेलोसिटी पर रहने वाले पार्ट, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस तरफ, इधर वेलोसिटी है एक तरीके से। तो ये जो है, ये जो वेलोसिटी का ये जो वैल्यू है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। CM लिख देता हूं इसको, मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। मतलब वो वेलोसिटी जिस पर ज्यादा पार्टिकल रहने की संभावना है, अधिकतम कणों की रहने की संभावना जिस वेलोसिटी पे, वो जैसे मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं कि इस रूम जो है या जो कंटेनर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी वो 0 to इन्फिनिटी हो सकता है। लेकिन मैं ये पता करना चाहूँगा कि कौन सा वो वेलोसिटी है जिस पर पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो 50 मीटर पर सेकंड वाला जो वेलोसिटी है उस पर ज़्यादा जो पार्टिकल है उस पर रहेंगे या उसके आसपास, तो वो वेलोसिटी जिस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो लिखो, वह वेग जिस पर कणों के रहने की या कणों के पाए जाने की, वह वेग जिस पर कणों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, वह वेग जिस पर कणों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, वह वेग जिस पर कणों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, अधिकतम प्रसंभाव्य वेग कहलाता है। अधिकतम प्रसंभाव्य वेग कहलाता है वह वेग जिस पर कणों के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, अधिकतम प्रसंभाव्य वेग कहलाता है। That velocity at which the probability of finding the particles, that velocity at which the probability of finding the particles is maximum, is known as most probable velocity, is known as या is called most probable velocity। वह वेग जिस पर कणों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, अधिकतम प्रसंभाव्य वेग कहलाता है। अधिकतम प्रसंभाव्य वेग कहलाता है वह वेग जिस पर कणों के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम हो। क्या होता है, अधिकतम प्रसंभाव्य वेग कहलाता है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी को हमने ऐसे लिखा था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से FC से, याद होगा, लिखा था हमने कहाँ पे, हमने कहीं लिखा था, ये रहा FC, प्रायिकता वितरण फलन से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। मैंने बोला था इसका मतलब क्या है, अधिकतम पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, और FC जो है, FC ये चीज़ है, ये है FC। ये होता है, ठीक है, ये होता है, ये कर्व की बातें हैं इधर। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ये मैक्सिमम होना चाहिए, FC शुड बी मैक्सिमम। तो इसका अवकलन करूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर कर दो 1, डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू सी के सापेक्ष अवकलन कर दे इसका, समीकरण 1 का सी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डेल एफ सी बाई डी सी। अवकलन किया, ये इधर से क्या है अवकलन में, ये 4 पाई एम, देखो ये तो कांस्टेंट है, अवकलन करेंगे, एक सेकेंड रुको, अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब एक बार डिफरेंशिएशन करके देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, 4 पाई एम बाई 2 पाई के टी टू पावर 3/2, ये तो आ गया बाहर, और बचा ये, इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है e टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन, ये मैंने डेल लिख दिया, डी भी लिख सकते हो, डेल लिख लो, डी लिख लो, एक ही बात है, आप चाहो तो डी लिख लो इसको, ये लो, ठीक है, ये तो है, ये तो 0 में चला जाएगा, ये कांस्टेंट, तो बाकी का इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको पॉज करके कॉपी कर लो, वो डायग्राम भी छाप लेना, ठीक है। अभी देखो अगर मैं बात करूँ, ये तो कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका अवकलन करें, तो एक बार इसका कर लेते, एक बार इसका कर लेते, एक बार e टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर का करें, तो e टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर का तो पहले इसका आ जाएगा 2 के टी एक्सपोनेंशियल का। अब ये जो ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन कर दें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसमें देखो m बाई 2 के टी, ये तो कांस्टेंट है, m बाई 2 के टी ये तो कांस्टेंट है, इंटू सी स्क्वायर का आ जाएगा 2c, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर यहाँ पे बाहर रहेगा, प्लस मतलब सी स्क्वायर रख लिया, बाकी इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्लियर। हाँ माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस कांस्टेंट में है ना, तो माइनस आएगा, ऊपर एक्सपोनेंशियल में माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा जब ऊपर वाले का करेंगे तो। फिर इसको रख दिया, सी स्क्वायर का 2c आ जाएगा, ई टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी को रख दिया, इंटू सी स्क्वायर का आ गया 2c इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कॉमन आएगा ई टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, ये कॉमन आएगा, इधर से भी कॉमन आएगा, 2c भी कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, ई टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू 2c, ये कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, इसमें बचा माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, और इसमें प्लस 1 इक्वल टू 0, ये उधर 0 में चला जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो बचेगा 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट के अंदर था। जिसने कॉपी नहीं किया पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए यह आ गया एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इक्वल टू 1, सी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 2 के टी बाई एम, ठीक है। RMS क्या आया था, 3 के टी बाई एम आया था, है ना, यह आया 2 के टी बाई एम, तो ये जो C आया है यह आया 2 के टी बाई एम। ये कौन सा वेलोसिटी है जिस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रहा है, वो वेलोसिटी आया है ये, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये अधिकतम प्रसंभाव्य वेग, अधिकतम प्रसंभाव्य वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। CM इक्वल टू रूट 2 के टी बाई एम, क्लियर है, ये मिल जाएगा रूट 2 के टी बाई एम, चमका, इसमें कुछ ज़्यादा पंगा है नहीं, ये जो भी है ये आ गया, ठीक है। ये हमने मैक्सवेल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बात कर ली। देखो क्या क्या एग्जाम में क्या क्या यहाँ से क्या पूछ सकता है, एक तो ये पूछा जाता है मैक्सवेल का वितरण नियम लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पहले हमने वो डेरिवेशन किया था, वो था। उसके बाद में इसमें यहाँ से ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से CRM वेलोसिटी का RMS वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये वाला या वो वाला, ठीक है। मोस्ट जो होता है यहाँ से इस टॉपिक से। अभी देखो इसमें एक और चीज़ की बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो कंप्लीट हो गया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया।
तो हम लोगों को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पता क्या चलता है, हम लोगों को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से यह आइडिया मिलता है। एक और रुको रुको रुको, एक बार मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर लेता हूँ। देखो अतः सी आर एम एस था अपने पास में 8 kT/m पाई, ठीक है। सी एवरेज या मीन जिसको बोलते हैं, ये था 3 kT/m, और सी मोस्ट प्रोबेबल जो आया है वो आया है 2 kT/m, ठीक है। ये मिला। इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है kT/m 3.29 के अराउंड आएगा ये। 8/पाई का वैल्यू 3 से, एक सेकेंड, kT/m 8/पाई, इसमें एवरेज मीन, अगर एक सेकेंड, इसमें तीनों का लास्ट का वैल्यू ये आ गया अपने पास में, ठीक है। CRMS 8 kT/m पाई, 3 kT/m, 2 kT/m, ये तीनों का वेलोसिटी मिल गया अपने को। जो रिजल्ट्स आए हैं ये रिजल्ट्स आ गए वेलोसिटीज़ के। अब इसमें मैं कुछ कॉन्क्लूजन बता रहा था, वो कॉन्क्लूजन बता देता हूँ कि इनसे क्या सीखने को मिलता है। अगर मैं हम लोग जनरली बात करें तो अपने को क्या मिला यहाँ से, अपने को ऐसा है, एक कंटेनर है, एक रूम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल भर दिए मैंने। एक गैस है तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं उसमें, नंबर जैसे 2-3 किलो गैस भर दी मैंने। एक सिलेंडर है, उसमें 2-3 किलो गैस भर दी। 2-3 किलो गैस का मतलब हो गया उसमें ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हो गए। तो बहुत सारे पार्टिकल है उसके अंदर, तो मुझे ये चेक करना है कि पहली चीज़ तो ये बताएगी कि उसमें जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी है 0 to इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सी, कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच के पार्टिकल कितने होंगे, कौन सी वेलोसिटी के बीच में कितने पार्टिकल होंगे। तो वो सब मैं मैक्सवेल वितरण नियम से, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर सारे पार्टिकल्स का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप मुझे टेम्परेचर बता दो कि तापमान कितना है, कौन सी गैस भरी हुई है, तो मैं वो भी कैलकुलेट कर लूँगा। एवरेज, RMS, एवरेज भी टेम्परेचर कैलकुलेट के लिए मास से तो यही पता चलेगा ना, एक पार्टिकल का मास कितना है m, तो मतलब कौन सी गैस है ये भी बताना पड़ेगा। तो वो एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो मैक्सवेल वितरण नियम की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया भैया। अब इससे, वैसे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आता है छोटा सा, उसके बारे में और बात कर लेते हैं हम लोग अगर चाहे तो। एक सेकंड, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे। अच्छा, ये अपने पास RMS ही आया था, हाँ ये एवरेज आया था ना, ये RMS आया था, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। लास्ट के जो आंसर हमने जो कैलकुलेट किया एवरेज ये आया था, अपने पास RMS ही आया था, ठीक है। ये ठीक है भाई। अब देखिए इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, इससे एनर्जी के टर्म्स में, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ये होता है, कौन सा, ये RMS सबसे ज़्यादा होता है। RMS सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जैसे kT/m के अलावा जो बाकी के हैं वो कांस्टेंट है। kT/m के अलावा इसमें 8/पाई है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो CRMS सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी होता है,
और फिर उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसको याद रखने का जो तरीका है, इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे भी याद रख सकते हो। राम सबसे ज़्यादा पहले आ रहा है, राम बोल लो या कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलो तो रैम बोल लो। तो आर से तो RMS, ए से एवरेज और एम से मोस्ट प्रोबेबल या जो बच गया जो आ गया। ठीक है, इस तरीके से सबसे ज़्यादा आर से RMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, ये पैटर्न है। आगे चले, देखो अभी हमने सारी चीज़ें वेग के पदों में बात की, वेलोसिटी के टर्म में, कि इतने वेग से लेके इतने वेग के बीच में कितने पार्टिकल होंगे, इतने वेग पे क्या होगा, इतने वेलोसिटी पे क्या होगा, सारी वेलोसिटी के टर्म्स में बात की। अगर मुझे एनर्जी के बारे में बात करनी हो तो कि इतनी एनर्जी से इतनी एनर्जी के बीच में कितने पार्टिकल होंगे, कि पार्टिकल की इतनी एनर्जी कितने पार्टिकल्स की होगी, कि पार्टिकल घूम रहे हैं तो मैं ये पता करना चाहूँ 2 जूल एनर्जी वाले कितने पार्टिकल होंगे, या 2 जूल से 2.5 या 10 जूल से 15 जूल के बीच में कितने पार्टिकल होंगे। एनर्जी के पदों में, एनर्जी के टर्म्स में बात करना चाहूँ तो एनर्जी के पदों में भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका एक थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं हम लोग, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो ऊर्जा वितरण फलन बोलते हैं उसको, ऊर्जा वितरण फलन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। हो जाएगा ये टॉपिक जो मैं करवाने वाला हूँ। देखो हम वेलोसिटी वाले की हेल्प से करेंगे, सिंस वेग वितरण फलन जो है, वेग वितरण फलन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन सिलेबस में तो है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वितरण नियम की बात करता हूँ, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नियम ये है DNC, ये होता 4πN/m/2 kT/3/2, यही था m/2 4πN/m/2 kT, 2 पाई kT होता है ना, इसमें kT होता होगा, इंटू e⁻mc²/2 kT इंटू c²dc, यही था ना। m/2 पाई kT, ये 2 पाई kT है, ये 2 पाई kT। ठीक है, ये था DNC। इसको मैं एनर्जी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। एनर्जी के टर्म्स में कैसे करते हैं देखिए, ऊर्जा के पदों में। अब पहली चीज़ तो यहाँ पर जब पार्टिकल जब एक पात्र के अंदर है, एक कंटेनर के अंदर जब पार्टिकल घूम रहे हैं तो हम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि एक पार्टिकल का इफेक्ट दूसरे पार्टिकल पे नहीं होता, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पे इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। जो भी टोटल एनर्जी है वो अपने पास काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो ऊर्जा एनर्जी E इक्वल टू क्या है, 1/2 mv² होता है वेलोसिटी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया तो एनर्जी E आ गया 1/2 v²। v यहाँ पे c ले रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी को c से लिखते हैं तो c² ले लेते हैं। तो हम लोग ये काम करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे c लिखा हुआ है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट कर देंगे, सॉरी e से रिप्लेस कर देंगे, dc को de से और c को e से। आई बात समझ? तो चलो, तो यहाँ से c अगर बात करें तो आएगा 2e/m, ये तो c, तो c यहाँ पे लिखा हुआ c² को सबको c² यहाँ से बात करें तो c² क्या आ रहा है 2e/m, ये c² का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एक तो, है ना। dc भी रिप्लेस करेंगे, dc को de से। तो हम लोग देखो dc को de से कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका किसका, इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये उधर इधर हो जाएगा de, और इधर डिफरेंशिएशन देखो m/2 तो कांस्टेंट है, c² का डिफरेंशिएशन
2c इंटू डी सी, सी स्क्वायर का 2c और c का dc। मुझे अब देखो एक बार डी ई इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो, एम सी जो है c का वैल्यू रखो, c का वैल्यू ये है, e के पदों में रखना सब कुछ, 2e/m इंटू डी सी, ऐसे कर सकता हूँ। आगे चलिए, डी ई इक्वल टू, m से m कैंसिल आउट हो गया तो ये √2me इंटू डी सी। तो मुझे डी सी को रिप्लेस करना था DE/√2me। ये डी सी इस तरीके से आएगा, डी सी ई के टर्म्स में आ गया, सी भी ई की टर्म्स में आ गया। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर सी को आप सी स्क्वायर को 2 बोल दो, और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। जिसने कॉपी नहीं किया है पॉज करके कॉपी कर लेना। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 और 3 से सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो और डी सी का वैल्यू पुट कर दो, तो ये किस में आ जाएगा, एनर्जी के टर्म्स में आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 से बाई 1 2 3 बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 से क्या आ रहा है, उधर तो देखो ये तो आ रहा था 4πn m/2π/kt, 4πn m/2π/kt टू पावर 3/2, और वो जो आ रहा था e टू पावर -m c स्क्वायर था, c स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 2e/m, m/2kt इंटू सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है m, क्या आ रहा है सी स्क्वायर का वैल्यू 2e/m, 2e/m आ रहा है, 2e/m इंटू सी स्क्वायर नीचे भी आ रहा है तो इसका भी 2e/m इंटू डी सी का वैल्यू ये रहा DE/√2me, ठीक है, ये मिला। ये एनर्जी के टर्म्स में आ गया तो इसको लिख देंगे, इधर पहले डी सी चल रहा था, अभी आ गया DEn, मतलब DE रेंज में E से E+ DE रेंज के अंदर पाए जाने वाले कणों की संख्या, इस ऊर्जा रेंज के अंदर, उस ऊर्जा परास में पाए जाने वाले कणों की संख्या, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, DEn, इसको क्या लिखें हम लोग, देखो कुछ कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट कर दो, बाकी का ये आ गया आपके पास में। हाँ, m है एक तो, और ये तो पावर में जो भी रहेगा रह जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e टू पावर बचा -e/kt, ठीक है। और यहाँ से ये 2e/m है, तो इसको लिख दो यहाँ पे, m को m, ये m की पावर 1 है, यहाँ की आधी और है m की पावर, तो m की पावर 1.5 हो जाएगा, m की पावर 1.5 यहाँ पर भी है ऊपर, तो m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2e बचा, तो ये है 4πn, और वो 2e रूट में है ना, रूट में, अच्छा 2e है, तो एक काम करते हैं, 2 से तो ऊपर रूट आ जाएगा 2, ऊपर √2 आ जाएगा, तो ऊपर √2 πn यहाँ से आ जाएगा, इधर जो है 2πkt की पावर 3/2 है, और ये जो है e की पावर ऊपर 1 है, नीचे आधा है, तो √e बच जाएगा, √e इंटू DE, कुछ बचा तो नहीं ना। ये मिल गया अपने को, ऊर्जा वितरण फलन मिल गया है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको चाहो तो और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से जो निकलेगा उससे के कुछ कैंसिल आउट होके हो जाएगा, लेकिन ये मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे ये बताना है कि जैसे जो DNE है, सॉरी DEn है, ये प्रोपोर्शनल टू √e आ रहा है, वहां पे सी स्क्वायर के समानुपाती था, यहाँ पे √e के प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे,
ये मेन चीज़ है जो मुझे बतानी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ऊर्जा वितरण फलन, क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये E से E प्लस डी ई ऊर्जा परास में पाए जाने वाले कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंडिंग बिटवीन E टू E प्लस डी ई रेंज, इस रेंज में पाए जाने, ये ऊर्जा वितरण फलन आ गया, ये ऊर्जा वितरण नियम है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है। मिल गया, टाइम हो गया होगा शायद, हाँ जी टाइम हो गया। इससे भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, आरएमएस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड वही है, वहाँ पे यहाँ पे एनर्जी वाला आ गया, वहाँ पे सी वाला था, ठीक है। जैसे अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे वहाँ पे एवरेज कैसे करते थे, इन्फिनिटी सी डी एन सी आता था इंटू 1/n होता था, है ना। यहाँ पर अगर एवरेज, ये क्या आता था, एवरेज वेलोसिटी आता था। एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे काम करो, 1/n तो आएगा, सी की जगह ई लिख दो और यहाँ पे आ जाएगा ये डी, यहाँ पे किस में कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी में बात करें ना, डी एन की जगह यहाँ पे डी एन सी की जगह डी एन ई एन लिख दिया मैंने, ये एवरेज एनर्जी आ जाएगा, इसका वैल्यू आता है 1/2 kT, 1/2 kT आता है कि 3/2 kT, ये 3 डायमेंशन में 3/2 kT आता है, याद। ये कंप्लीट हो गया भैया आपका, ठीक है। ये तो पूछे तब आप कैलकुलेट कर सकते हो उसी तरीके से, ये हम लोग करेंगे नहीं, पर ये आप चाहो तो ये एक चीज़ लिख सकते हो, ये तो हटा दो, और ये एक चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे, डायरेक्ट लिख सकते हो, इस तरीके से आप करोगे तो औसत ऊर्जा या माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो ना यहाँ से, तो कर लेना है अगर चाहो तो। वैसे नहीं, ये इतने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एनर्जी का इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी आप इस तरीके से कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना, क्लियर, ओके।